हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। ताजमहल और भारतीय पॉलिटिक्स। हालांकि इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा जिक्र करना, बात करना, वो भी मुझे बेकार का लगता है। कल 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 तो मैंने ये सोचा था कि ये वीडियो जो कल अभी भाई ने एक पोस्ट किया था, पोस्ट कि ताजमहल या सारी चीजें, मैं तो कहता हूँ तोड़ डालो, तोड़ डालो। कल को कुतुब मीनार को भी कहोगे ये शिवलिंग था, मैं तो कहता हूँ उसको भी तोड़ डालो। मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतना इंटॉलरेंट कौन होता है इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स को लेकर। और एक बात और भी है, अभी हिंदुस्तान में अभी पिछले 1-2-3 महीने का आप पूरे ब्यौरा को देखिए, पॉलिटिक्स को, हर बात पर जवाब देना, हिस्ट्री निकाल के लाना, ये बेवकूफी है कि कोई ताजमहल पे बोलता है तो कोई मुस्लिम समाज के लोग या मुस्लिम लोग उसको रिटेलिएट करें, उसका जवाब दें, उसको समझाएं कि भाई इतिहास में ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आग लगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं तो इसमें परेशान हमको आपको होने की क्या जरूरत है। हिंदुस्तान का नुकसान अगर हो रहा तो सिर्फ मेरा नुकसान थोड़ी हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। तो ये जाहिलों को अगर बात समझ में नहीं आती है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अभी बहुत पीछे है इस तरह के पॉलिटिक्स को समझने में। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की बात करता है तो विश्व गुरु बनने के लिए अभी बहुत समझदारी को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा था कि ताजमहल और भारतीय पॉलिटिक्स, पिछले 2-3 महीने का आप मुद्दे को देखिए, जिस तरीके का अमित शाह के बेटे का नाम आ रहा था, काफी बड़े लेवल पर वो फंसा हुआ था मामला। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, उनका बेटा जय शाह बहुत बड़े स्कैम में अच्छे से फंस रहा था। लेकिन ताजमहल तो एक बहाना था, असली संपत्ति जो था जय शाह का, उसका छिपाना था, हम ये कह सकते हैं। ताजमहल तो एक बहाना था, ये और जय जय शाह की जो संपत्ति थी उसको छुपाना था। तो बात उधर ना करके शाहजहां के संपत्ति को लोगों को उलझा दो, ये यहाँ पे गेम चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो रिटेलिएट करते हैं, जो जवाब देने लग जाते हैं कि भाई भारतीय जो इतिहास है उसमें मुगल किसी इस्लामिक राज्य को स्थापित करने के लिए राज नहीं करते थे, या कोई हिंदू, मराठा या फिर द्रविड़ जो भी थे, जो भी राजा रजवाड़ गुजरे पहले जमाने के, वो आपस में भी लड़ा करते थे। कई कई मराठों के ऐसे इतिहास में नाम आएगा जिसने जो बंगाल पर उन लोगों ने कार्रवाई की थी, जब आक्रमण किया था तो कई मंदिरों को तोड़ा था, कई लाख हिंदुओं को मारा था, अशोका ने कई लाख हिंदुओं को मारा था। तो उस जमाने में हिंदू मुसलमान के अभी भी कोई इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती थी। वो पॉलिटिक्स होती थी अपने राज साम्राज्य को बढ़ाने का, उसको विस्तृत करने का, उसको विस्तार करने का। अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इतिहास का पोलराइजेशन किया जा रहा है। ये जो बैठे हुए थिंक टैंक बीजेपी में, ये इस चीज को कम्युनलाइज, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं बाई गिविंग रॉन्ग फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। जाहिलों की सरकार मैं कहता हूं हमेशा, क्योंकि ये लोग जो है ये लोगों को डाइवर्ट करते हैं, जरूरत की जो चीजें हैं उससे लोग सवाल ना करें। जय शाह जो था, अमित शाह का बेटा, वो बहुत बुरे तरीके से स्कैम में फंस रहा था। तो फौरन ने इन लोगों ने, देखो आप, क्या भारत के प्रधानमंत्री को इस बात की फिक्र नहीं है कि जो हिंदुस्तान, जो दुनिया की एक ऐसी चीज जो विश्व के वंडर में नाम आता है, सेवंथ वंडर है वो, उसमें ताजमहल का नाम आता है, और उस ताजमहल को कोई इस तरीके से इस्तेमाल करे अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, तो क्या आपको हिंदुस्तान के उस बड़े क्लास के नेता को ये बात समझ में नहीं आती? बिल्कुल समझ में आती, लेकिन उनको पता है कि मैटर अमित शाह के संपत्ति से भटकाना था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो होता क्या है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है ऐसे ही है। आप देखो योगी आदित्यनाथ, मैंने उसके जैसा साइकोपाथ, सही वर्ड जो केजरीवाल ने यूज किया था मोदी के लिए कि ही इज अ साइकोपाथ, आई कैन से दिस वर्ड इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर योगी आदित्यनाथ, दैट ही इज अ साइकोपाथ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। जिस राज्य में 400-500 बच्चे मर रहे हैं, जिस घर के चिराग मर जा रहे हैं, उस घर को रोशन ना करके ये बेवकूफ इंसान, ये आप कह सकते हैं कि साइकोपाथ सीएम, जाकर घाट पर लाखों करोड़ों रुपए का दिया खर्च कर रहा है, जला रहा है। एक फोटो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था जिसमें एक गरीब महिला उसी घाट पर जाकर वहां से दिए से तेल को
बचाने की कोशिश कर रही है और बोतल में जमा कर रही है। शायद वो अपने घर को रोशन करती है उस तेल से। इस बात पे कोई बात नहीं करेगा। इस पर कोई बात नहीं करेगा कि जो हजारों नौकरियां जा रही हैं, पूरे भारतीय जवान है पूरे दुनिया भर से, अमेरिका से, न जाने कौन कौन से कंट्री से, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन बात यहाँ पे ताजमहल की इसलिए उठाई जाएगी। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ताजमहल से मेरा कोई मतलब नहीं है। तोड़ डालो ताजमहल को, कुतुब मीनार को तोड़ डालो, लाल किला को तोड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुस्लिम समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वो लोग हैं जो पोलराइजेशन का गेम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कम्युनलाइजेशन का गेम कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज से भी वैसे नेता हैं और ये भाजपा समाज के भी जो संघीय मानसिकता वाले लोग हैं, वो इस तरह का जानबूझ के हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में जब सोमनाथ ने इसको बयान दिया था, तो ये जो सोमनाथ का बयान था, उसको उसके जवाब देने के लिए ओवैसी आए थे। और ये चीज संगीत सोम, जो कि मुझे इस बात का मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्यों ओवैसी को जवाब देना। वो क्या ठेकेदार बना हुआ है क्या मुसलमानों का, या फिर वो हिंदुस्तान के मुगल के सल्तनत को बचाने का ठेका उसने ले रखा है। कोई जरूरत नहीं है। क्या भारत की जो संपत्ति है, जो भारत के इतिहास का एक उज्जवल इतिहास की चीज है, तो कुतुब मीनार हुआ, लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, न जाने और भी कई इस तरह के किले हैं, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता। तोड़ डालो। ताजमहल से लाखों की सबसे ज्यादा रोजगार जो कमाने खाने वाले लोग हैं, वो यूपी के हिंदू समाज के लोग हैं। मैं अगर जिस दिन इस पर बात हुई कि वहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वहां के लोग खराब हो जाएंगे, वहां के लोगों की एक आय संपत्ति की एक जो एक स्रोत है वो बंद हो जाएगा, उस दिन वो लोग दौड़ा दौड़ा के ऐसे सीएम और पीएम को बेदखल कर देंगे उसके सीट से। ऐसे नेताओं को दौड़ा के वो लोग पीटेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, उस पर किसी तरीके का रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले जाओ तोड़ डालो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट जिंदा है हिंदुस्तान में। आप देखो, ये वो मानसिकता है, ये वो घटिया मानसिकता है जो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी दूसरे समाज के लिए आता है, तो ये वो कहते हैं कि देखते हैं कि हम लोग कितना मानते हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज हो या सिख समाज हो या ईसाई समाज हो या दलित से रिलेटेड कोई कोर्ट ऑर्डर देता है, तो इसमें क्या होता है कि वो बात होती है कि इसको मानना है आपको, कोर्ट का ऑर्डर है, वरना आप देशद्रोही हैं, आपको हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कौन से आतंकवादी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा पर ही जाके पटाखा फोड़ रहे हैं। चलो, पटाखा फोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा पर जाकर फोड़ना, ये इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है, इससे बड़ा घटिया देशद्रोही काम क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना और उसके अलावा उसके सर पर चढ़कर बम फोड़ना। ये एक इतनी 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 बड़ी साजिश है। ये इस राज्य में मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान इस वक्त अपने सबसे घटिया पॉलिटिक्स के दौर से गुजर रहा है, जहां गुंडा राज, जहां पर राम राज लाने की बात हो रही थी, वहां पर अंधकार राज आ रहा है, वहां पे गुंडा राज आ रहा है, वहां पर देशद्रोहियों की राज चलने की बात हो रही है। इस बात को अभी कोई ना समझे, ये किस तरह के मानसिकता में लोग जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको फर्क तब पड़ेगा जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उन समाज के बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो नौकरी की बात करेंगे, वो सुरक्षा की बात करेंगे, वो आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जत की बात करेंगे, सड़क पर चलने वाली लड़कियों का बलात्कार ना हो उसकी जब बात करेंगे, तब जाकर आप सवाल ऐसे नेताओं के ऊपर थूकिएगा जो हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहा था हिंदू मुसलमान के नाम पर, और विकास गया तेल लेने। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटने की नीति को 1857, जब तात्या टोपे, जब मंगल पांडे, जब इस तरह के लोग जब भारत के आजादी का नींव रख रहे थे, ये तब से वो लोग डिवाइड एंड रूल का गेम शुरू हुआ। और वो डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला था, आज उनके दत्तक पुत्र कह सकते हैं या फिर उनके जो भी मानने वाले लोग हैं, जो उनके मुखबिरी करने वाले लोग हैं, उस समाज के लोग ये चीज अभी भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर हिंदुस्तान पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानसिकता, ये सोच, ये राज करने की नीति, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी। और बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी, जो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, बस अफसोस कि वो प्रधानमंत्री मोदी वो बीजेपी के सिर्फ प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। जब वो कहीं भी प्रचार करने जाते हैं, प्रचार प्रसार करने जाते हैं, तो लोग उनसे सवाल करते हैं
तो इनके जो भक्त हैं, उनके जो रसगुल्ले हैं, उनके जो पेड मीडिया, रिपब्लिक हुआ या जी न्यूज हुआ या कुछ ऐसे चैनल हैं जो बैठ के दलाली कर रहे हैं उनकी, वो ये कहते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री से सवाल कैसे कर सकते हैं। अरे जब आप भाजपा के कार्यकर्ता बनकर जाके कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जब आपसे सवाल किया जा रहा है, आपसे प्रचार से रिलेटेड, तो आप कह रहे हैं कि आप उससे सवाल ना करें क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। ये कहाँ का लॉजिक है भाई? ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको और हमको बरगलाने के लिए है और कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूं, पूरे अपने मुस्लिम समाज से मैं कहता हूं कि आप लोग किसी भी चीज पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बीच में एक मौलाना का एक वीडियो आया था। ये मौलाना चैनल में जाता है, चैनल पे जाकर उसको पैसा दिया जाता है। ये जितने भी मौलाना चैनल में जाते हैं ना, ये सब 5,000 और 10,000 रुपए लेकर जाके बैठकर बोलने वाला, और वो चीज बोलता है जो उनको चैनल बुलवाता है। ये जी न्यूज हुआ या रिपब्लिक हुआ, ये जानबूझकर ऐसे मौलानाओं को बुलाएगा जिसको जो जो अपने आप को पता नहीं कहाँ का ठेकेदार बन जाता है, जिसको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, जिसको उसके मस्जिद के आसपास के लोग नहीं जानते हैं, वो आके पूरे मुसलमान के ठेकेदार बन जाता है और वो बयानबाजी करने लगता है 5,000 और 10,000 रुपए लेकर, और वो उल्टे सीधे बयान देता है हिंदू धर्म या उनके देवी देवताओं को लेकर। ऐसे मौलानाओं को मुझे लगता है कि मुसलमान समाज ही जहां मिले उनको पकड़ के पीटना चाहिए। ये कलंक है, ये कलंक है ऐसे मौलाना जो समाज में एक तरफ आग लगाने की कोशिश करने वाले कुछ घटिया नेता हैं और उसमें ये घी का काम करते हैं इस तरह के मौलाना। मैं जानना चाहता हूं जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं, रियाज भाई, शहनाज भाई, नुमान भाई, दुर्गेश, इलियास, आप सबसे मैं पूछना चाह रहा हूं, एक बात बताइए कि क्या आपका कोई ठेकेदार, कोई एक मौलाना है जो जाकर जी न्यूज पे बैठकर बयानबाजी देता है या भाषणबाजी देता है? क्या आप मानते हैं उसको अपना ठेकेदार? क्या आप मानते हैं उसको अपना नेता? हाँ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं 100% कह सकता हूँ जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग इसको कहेंगे कि नहीं जुड़े हैं, नहीं मानते हैं। फिर वो किस बात पर? हिंदुस्तान में 25 करोड़ की मान लेते हैं आबादी, 20 से 25 करोड़ की आबादी मुसलमान की है। उसमें से 99% मुसलमान जो भारत की संप्रभुता पे मजबूती के साथ इरादा रखता है, उसको मजबूत बनाता है, लोकतंत्र पे भरोसा रखता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बात उसकी नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई एक घटिया मौलाना, एक कोई घटिया मुस्लिम नाम का कोई नेता उल्टा सीधा बयान दे देता है, तो पूरी मीडिया उसको ऐसा प्रोपेगेट करती है, ऐसा इम्पोर्ट करती है, ऐसा पोर्ट्रेट करती है कि वही मुसलमान समाज का या इस्लाम का ठेकेदार है। हद है भाई। तो इस तरह की जाहिलियत और ऐसे जाहिल नेताओं से दूर रहिए, और ऐसे ये योगी आदित्यनाथ जैसे साइकोपाथ नेताओं से भी दूर रहने की जरूरत है। ये किसी का भला नहीं करने वाले हैं। इतना बात करने की क्या जरूरत है? इतना प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है? मिलिट्री तुम्हारी है, आर्मी तुम्हारा है, राज्य तुम्हारा है, राज्य तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। आर्मी भेजो, बंद करवा दो, ढकवा दो, ताजमहल को गिरवा दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना रिटेलिएट करने की क्या जरूरत है? इतना विरोध दिखाने की क्या जरूरत है? और जो लोग, मैं ओवैसी से भी कह रहा हूं, अगर मेरी आवाज ओवैसी से आप तक पहुंचती है, उनसे भी मैं कह रहा हूं, या कोई भी आता ठेकेदार मौलाना जो जानबूझ के अपने आप को ठेकेदार बांधता है मुसलमान समाज का, इस्लाम का, समाज से बाहर निकाल दिए जाओगे अगर तुम्हें इस तरीके के किसी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की कोशिश की है तो। 5,000 10,000 रुपए के लिए तुम समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और दूसरे समाज के लोगों के ऊपर उल्टे सीधे लांछन और जवाब और बात करने के लिए तुम्हारी जो जबान होती है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। सिंपल सी बात है। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसी सभ्यता का नाम है, एक ऐसी सोच का नाम है, एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जो कई 100 सालों से चला आ रहा है, जिसको हम सबको मिलकर मजबूती से इसके पिलर को मजबूत बनाना है। इसको और भी लोगों को मतलब समझाना है, लोकतंत्र को बताना है, उसको हम लोगों को प्रैक्टिस करना है कि लोकतंत्र क्या है। यहाँ पर कोशिश हो रही है डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, जिसमें दोनों समाज के लोग बराबर की हिस्सेदारी निभा रहे हैं। हम सब लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। अगर इस बात को हम लोग ना समझें तो याद रखिए कि हस्ती मिट गई है कई कई तुर्रम खां की और सुरमाओं की। इतिहास गवाह है इस चीज का। हिटलर हो, मुसोलिनी हो, या फिर बाबर हो, या फिर अशोका हो, कोई नहीं रहता इस दुनिया में, कोई नहीं रहता। सबको एक ना एक दिन जाना पड़ता है। और फिर ऐसे ही चिरकुट लोग, ऐसे ही
₹2 काइंड पीपुल, 2 कौड़ी के लोग आके बयान देते हैं और आपके ठेकेदार बनते हैं और आपके नेता बनने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझिएगा और इस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। जो ये जाहिल नेता आज के कर रहे हैं वो दोनों समाज के हैं, वो दोनों पार्टियों से हैं। हर पार्टी से ऐसे कुछ घटिया लोग हैं। अच्छे लोगों को चुनने की कोशिश कीजिए, अच्छे समाज से लोगों को लाने की कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई समाज के ऐसे ऐसे लीडर हैं जो वाकई में आपकी भलाई चाहते हैं, समाज की भलाई चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं। आपको उस वक्त उनके धर्म को नहीं देखना है, उनके पंथ को नहीं देखना है, उनके जात को नहीं देखना है। अगर वो हिंदू है तो भरपूर सपोर्ट कीजिए, सिख है भरपूर सपोर्ट कीजिए, ईसाई है भरपूर सपोर्ट कीजिए, मुस्लिम है भरपूर सपोर्ट कीजिए, बशर्ते कि वो इंसान बड़े बढ़िया हो। जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे, हम लोग सही लोगों को नहीं चुनेंगे, तब तक नेता तो हमें इस तरह से खिलाते रहेंगे, हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे और हमारे इस तरह की सोच का फायदा उठाते रहेंगे और राज करते रहेंगे। सोचिएगा इस बारे में। धन्यवाद। मैं लगता है कि मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन इस बात पे गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।